अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं देता अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले या न मिले, उनकी मुश्किलें अपनी जगह कायम हैं। लोकसभा चुनाव से अरविंद केजरीवाल को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन नतीजों ने नाउम्मीद कर डाला। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पंजाब में भी भगवंत मान सरकार होने के बावजूद लोगों का अपेक्षित समर्थन न मिला। अब तो ऐसा लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ये स्थिति उनके जेल में रहने के दौरान ही नहीं, जमानत पर बाहर आने के बाद भी बनी रहने वाली है। दिल्ली में तो शुरू से ही सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती रही। केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते जरूर हैं, लेकिन अपने पास कोई भी मंत्रालय नहीं रखते। जब डिप्टी सीएम के रूप में मनीष सिसोदिया काम कर रहे थे, सब वही संभालते थे। मनीष सिसोदिया के जेल चले जाने के बाद वैसे ज्यादातर विभाग आतिशी और सौरभ भारद्वाज के बीच बांट दिए गए। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद कामकाज पर बस इतना ही फर्क पड़ा कि जरूरी फाइल्स पर दस्तखत करने के लिए वो अब उपलब्ध नहीं होते, वरना जेल से तो वो सरकार वैसे भी चला ही रहे हैं और इस बात पर किसी को आपत्ति भी नहीं। हालात तो ये हो गए कि दिल्ली में पानी का संकट का हाल कोविड का प्रकोप जैसा हो गया है। जैसे कोरोना काल में केजरीवाल सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी नजर आ रही थी, पानी के संकट को लेकर भी हालात ऐसे ही कुछ हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जमानत पर नहीं छूटे होते और स्वाति मालीवाल मिलने के लिए जेल न गई होती तो मारपीट के आरोप जैसे वाकये भी नहीं हुए होते। इस केस में अब तक तो यही सामने आया। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर गई हुई थी और तब वैभव कुमार के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। स्वाति मालीवाल ने वहीं से दिल्ली पुलिस को कॉल किया और बाद में शिकायत दर्ज भी करा दी। एफआईआर दर्ज होने के बाद वैभव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वैभव जेल में है और उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। मालीवाल का केस इतना न उलझता अगर अरविंद केजरीवाल ने इसे भी ईडी केस की तरह राजनीतिक मुद्दा न बना लिया होता। जैसे संजय सिंह ने सबसे पहले वैभव कुमार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के एक्शन लेने की बात कही थी, शायद वही खत्म हो जाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल वैभव कुमार को न सिर्फ अपने साथ घुमाते रहे बल्कि स्वाति मालीवाल का साथ न देकर अपने लिए नई मुसीबत मोल ले ली। इंडी गठबंधन में राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के मुकाबले अरविंद केजरीवाल का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े लूजर रहे। इसका गठबंधन में अरविंद केजरीवाल की हैसियत पर भी असर पड़ा। दिल्ली में 2025 की फरवरी में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन मुफ्त की चीजें देकर वो लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। क्या आगे भी वे ये चला पाएंगे? तब क्या होगा जब कोई और पार्टी अरविंद केजरीवाल की ही लाइन अपना ले? ये ठीक है कि अरविंद केजरीवाल के चुनाव जीतने का ये फंडा अब तक कामयाब रहा, लेकिन आगे भी ऐसा होता रहेगा, इस बात की भला क्या गारंटी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एमवीए में तकरार तेज होती जा रही है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच एमएलसी की सीटों को लेकर हुए तकरार के बाद अब शरद पवार अपने पत्ते चलना शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले शरद पवार ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। पवार ने गठबंधन में शामिल दोनों ही दलों को साफ शब्दों में कह दिया कि लोकसभा चुनाव में तो हम कम सीटों पर चुनाव लड़ लिए, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी समझौता नहीं करेगी। शरद पवार ने शुक्रवार को पुणे शहर के जिले और पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की और इसके बाद विधायकों और नवनिर्वाचित सांसदों के साथ भी एक बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने अपना स्टैंड साफ किया। पुणे प्रमुख प्रशांत जगताप भी पहली बैठक में शामिल हुए थे। जगताप ने बताया कि बैठक में पवार ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि एनसीपी ने लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार रहे। जगताप ने संकेत दिए कि विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग होती है। उन्होंने बताया कि शरद पवार पुणे, बारामती, मावल और शिरूर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में स्थिति की भी समीक्षा की। दूसरी बैठक में शामिल हुए पार्टी के एक अन्य नेता ने बताया कि पवार ने सांसदों और विधायकों से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। वहीं एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी ने अभी तक ये तय नहीं किया कि वो सीट पर बंटवारे के दौरान कितनी सीटें मांगेंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद में विधायक कोटे से 11 सीट के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं। राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी। प्रदेश के 288 सदस्यीय सदन में 14 सीटें रिक्त होने के चलते निर्वाचकों की संख्या 274 है। विजयी उम्मीदवार के लिए कोटा 23 है। संख्या बल को देखते हुए एमवीए को 11 में से 2, सत्तारूढ़ गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस एक उम्मीदवार को एमएलसी के रूप में निर्वाचित करा सकती है, जबकि शिवसेना, यूबीटी और पवार एक उम्मीदवार को एमएलसी के रूप में निर्वाचित करा सकती है।
भाजपा 5 उम्मीदवारों को एमएलसी के रूप में निर्वाचित करा सकती है, जबकि शेष 4 को सहयोगी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ सकती है। चुनाव 12 जुलाई को होने हैं और नामांकन 25 जून से शुरू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के 103 विधायक हैं। अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के 40, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 38, कांग्रेस के 37, शिवसेना यूबीटी के 15, शरद पवार नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के 10 विधायक हैं। Bureau Report, News of India. लोकसभा चुनाव के पूरा होते ही अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि हमने कांग्रेस से शादी थोड़े ही की है। गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस से गठबंधन खत्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब सियासी तौर पर चौतरफा घेर चुकी आम आदमी पार्टी फिर से कांग्रेस पर डोरी डालने लगी है और उसे गठबंधन धर्म की याद दिलाने लगी। वजह एक तरफ शराब घोटाला मामले में केजरीवाल सलाखों के भीतर हैं और दूसरी तरफ दिल्ली वालों की दुश्वारियों ने आम आदमी पार्टी की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। जैसे ही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन समाप्त करने का ऐलान किया, वैसे ही कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई और जल संकट को लेकर कांग्रेस दिल्ली की सरकार को घेरने लगी। बीजेपी तो पहले से ही बेहद आक्रामक अंदाज में हमले कर रही है। बचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो आतिशी मरलेना अनशन पर बैठ गई। इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस के साथ नरमी बरतने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि पार्टी को इंडी गठबंधन को ध्यान में रखना चाहिए। सौरभ ने कहा कि अगर कांग्रेस इंडी गठबंधन के दलों के खिलाफ ही मोर्चा खोल देगी तो किसी भी मुद्दे पर इंडी गठबंधन की एक राय कैसे बनेगी? हम संसद के अंदर केंद्र सरकार से कैसे निपटेंगे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए, खासकर उन राज्यों में जहां कांग्रेस उन पार्टियों के खिलाफ है जो भारत गठबंधन का हिस्सा है। सौरभ भारद्वाज का यह बयान ऐसे समय में आया जब दिल्ली में जारी जल संकट को लेकर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रही है। पिछले दिनों कांग्रेस ने मटकी फोड़ प्रदर्शन भी किया। इससे पहले लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद आप के गोपाल राय ने कहा कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था और उन्होंने संकेत दिया कि सत्तारूढ़ पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पार्टी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद गोपाल राय ने कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इंडी को पूरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए था, कई दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, आम आदमी पार्टी भी इसका हिस्सा थी। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कोई गठबंधन नहीं हुआ है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, हमारे शीर्ष नेता जेल में हैं, सभी सीट पर जीत का अंतर कम हुआ है। गोपाल राय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा थी, लेकिन पार्टी कठिन परिस्थितियों में भी एकजुट रही और तानाशाही के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी। मतलब आम आदमी पार्टी कांग्रेस को एक बार फिर से गठबंधन का चुग्गा डाल रही है, जिसके बाद हाल ही में गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया गया था। अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। अरविंद केजरीवाल से 2 बार धोखा मिलने के बाद कांग्रेस फिर से वही गलती दोहराएगी, ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस में शुरू हुआ विवाद अब तक थमा नहीं है। पहले कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा कैंप के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली और अब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हुड्डा कैंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुरजेवाला ने कहा कि कोई नेता कांग्रेस छोड़कर जाता है तो उसका नुकसान और दुख होता है, पार्टी को इस पर मंथन करने की जरूरत है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस का एक साथी भी पार्टी छोड़कर जाता है तो उसका नुकसान और दुख होता है, एक कार्यकर्ता जाता है तो भी होता है, लेकिन अगर कोई नेता जाए तो ज्यादा नुकसान होता है। पार्टी के नेतृत्व को मंथन करना चाहिए कि क्या कारण है कि हमने अपने महत्वपूर्ण साथियों को खो दिया। किरण चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ईमेल किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि हरियाणा में कांग्रेस को व्यक्तिगत जागीर के रूप में चलाया जा रहा है। किरण ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि मैं 4 दशकों से कांग्रेस की वफादार सदस्य रही हूं, लेकिन मेरे जैसी ईमानदार आवाज़ों के लिए कोई जगह नहीं। किरण चौधरी ने अपमानित किए जाने और साजिश रचने का भी आरोप लगाया था, जबकि श्रुति चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति केंद्रित हो गई है। इस्तीफे के अगले ही दिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में किरण और श्रुति ने बीजेपी ज्वाइन की। इसके बाद उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। उधर दोनों के इस्तीफे के बाद हरियाणा में आईएनएलडी के बड़े नेता अभय चौटाला ने दावा किया था कि कांग्रेस में अभी भगदड़ मचने वाली है और नेता पार्टी छोड़कर जाएंगे। किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस में बड़ा बवाल मच गया। किरण चौधरी के बीजेपी में जाने से सिरसा सीट से सांसद कुमारी शैलजा काफी खफा दिखी। उन्होंने नाम लिए बिना पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। शैलजा ने कहा कि मां बेटी के साथ अन्याय हुआ। कुमारी शैलजा ने कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ भी इंसाफ नहीं हुआ। पार्टी में बहुत ऐसे नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार हुआ।
कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया का बर्ताव भी किरण चौधरी और उनकी बेटी के साथ अच्छा नहीं था। पार्टी के अंदर चल रही बातों को पार्टी हाईकमान के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं जो मुझे कुछ सिखाएगा। मैंने बरसों से पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। हमने कभी भी पार्टी को छोड़ने की बात नहीं की। पार्टी को छोड़ने की बात ना ही कभी सोची और ना ही सोचेंगे। पार्टी में हम गर्दन ऊपर उठाकर चलते हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि ये दुख की बात है कि हमारी पार्टी के दिग्गज रहे हैं, बंसीलाल के परिवार से आते हैं, उनकी सियासत को बढ़ाई, श्रुति सांसद रहीं और इससे पार्टी को नुकसान होगा। उनकी बेटी की टिकट कटी। मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूं कि अगर उनकी बेटी को टिकट मिलता तो वो भारी अंतर से जीतती। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ। अच्छा होता वो पार्टी में रहते, पार्टी को उनका लाभ मिलता। हरियाणा में किरण चौधरी के इस्तीफे से कांग्रेस को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होती नहीं दिखती, क्योंकि बावजूद लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के विधानसभा में पार्टी को नुकसान ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला अभी कांग्रेस में ही हैं और इन दोनों का हुड्डा कैंप से 36 का आंकड़ा है। कांग्रेस की ये गुटबाजी आज भी जारी है, जिसकी एक झलक कुमारी शैलजा और सुरजेवाला ने दिखा दी। दिल्ली में पानी का संकट हर बीतते दिन के साथ गहराता जा रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और विपक्ष के बीच सियासी घमासान भी अपने चरम पर है। जब पानी का संकट दूर कर पाने में आतिशी नाकाम रही तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तरह अनशन का रास्ता चुन लिया। लेकिन बड़ी बात यह कि अनशन के दौरान आतिशी लंच और डिनर के टाइम पर गायब हो जाती हैं। बीजेपी को अंदेशा है कि आतिशी अनशन के नाम पर भी लोगों की आंखों में धूल ही झोंक रही हैं और वो लंच और डिनर करके अनशन पर बैठती हैं। यही वजह है कि बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने आतिशी की भूख हड़ताल पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने इसे ढोंग करार देते हुए कहा कि आतिशी जी की भूख हड़ताल भी उतना ही बड़ा ड्रामा है जैसे केजरीवाल जी अपनी ईमानदारी का ढोंग करते हैं। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठने वाली आतिशी जी दोपहर और रात में गायब हो जाती हैं। सिरसा ने कहा कि अगर आपको सत्याग्रह ही करना है तो टैंकर माफियाओं के खिलाफ कीजिए। अपने उन विधायकों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठिए जिन्होंने टैंकर माफियाओं से दलाली खाई और दिल्ली के लोगों को पानी के नाम पर लूटा। रमेश विधुड़ी के नेतृत्व में दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके में स्थित जल बोर्ड ऑफिस पर बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। रमेश विधुड़ी के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड ने ट्यूबवेल से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाने के लिए डीएम को पत्र लिखा। इसमें एक घर के लिए एक टैंकर उपलब्ध कराने के बजाय 6-7 घरों को एक टैंकर वितरित करने की बात कही गई, जिससे सभी घरों को समान रूप से जलापूर्ति हो सके। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी के मुद्दे को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सियासत चल रही है। जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं। आतिशी ने हरियाणा सरकार पर पानी नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को 1050 MGD पानी की जरूरत है। 613 MGD पानी हरियाणा से आता है। हरियाणा सरकार ने 28 लाख लोगों का पानी रोक दिया। दिल्ली में एक तरफ जहां जल संकट कम नहीं हो रहा तो दूसरी तरफ इस पर सियासत और भी तेज होती जा रही है। लोगों को जरूरत के पानी के लिए भी काफी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर पर्याप्त पानी न देने का आरोप भी लगाया। वहीं हरियाणा का कहना है कि दिल्ली को पर्याप्त पानी दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में पानी की बर्बादी अधिक हो रही है। इससे पहले ही हिमाचल सरकार ने दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने से इनकार कर दिया था। अब दिल्ली जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे को सुलझाने की मांग की। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा। पानी की मांग को लेकर आतिशी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा का चुनाव क्या हारे, अब उनके प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चुनाव के दौरान उनका विवाद हुआ था। तब से ये माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद से अधीर रंजन चौधरी की छुट्टी होगी। अब वे खुद भी चुनाव हार गए। हालांकि ये खबर आ रही थी कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब अधीर रंजन चौधरी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने ऐसी अटकलों पर विराम लगा दिया है। बहरामपुर के रॉबिनहुड अधीर रंजन चौधरी का अभेद्य किला तृणमूल कांग्रेस ने ढहा दिया। अधीर अपनी सीट पर हार गए। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि कांग्रेस के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जब से चुनाव हुआ तब से सभी प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष अस्थायी प्रमुख बन गए हैं। वह इस समय कांग्रेस के प्रदेश इकाई के अस्थायी अध्यक्ष हैं। ये आश्चर्य वाली बात है कि ऐसी कहानियां गढ़ी जा रही हैं कि हमने इस्तीफा दे दिया। इस बार पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन अपना असर नहीं दिखा पाया।
कांग्रेस ने अधीर रंजन के नेतृत्व में वाम दलों के साथ गठबंधन किया था और तृणमूल के साथ बीजेपी के दो हाथ करने के लिए उतरी थी, लेकिन उसे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। अधीर खुद अपनी सीट हार गए। टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उनके खिलाफ उतारा था, जिन्हें जीत हासिल हुई है। बहरामपुर में चुनाव प्रचार करते हुए अभिषेक बनर्जी के सीधे तौर पर बंगाल में इंडी गठबंधन में विफलता में अधीर की भूमिका पर सवाल उठाया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बंगाल के इस समीकरण के बारे में बात की थी। खड़गे का कहना था कि जब कोई फैसला लेने की बात आती है तो पार्टी के पास फैसले लेने के लिए आलाकमान है, पार्टी हाईकमान जो तय करता है वही होता है। इस बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि प्रदेश में अधीर रंजन चौधरी के बाद अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद ईशा खान प्रदेश के अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे चल रही हैं। इसके अलावा प्रदीप भट्टाचार्य, अब्दुल मन्नान भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तृणमूल के साथ कांग्रेस के संबंधों के मुद्दे पर चौधरी के पार्टी आलाकमान के साथ मतभेद काफी समय से सामने आ रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के कट्टर विरोधी रुख के लिए जाने जाने वाले चौधरी हमेशा वाम मोर्चे के साथ चुनावी समझौते पर अपने विचारों के बारे में मुखर रहे। दरअसल खड़गे के साथ उनके मतभेद भी लोकसभा चुनाव के बीच सामने आए थे।